हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रन फॉर एमपीपीएससी पर, जहां हम लेकर आए हैं लूसेंट पॉलिटी की सीरीज़, जिसमें आज हम 10वां पॉइंट पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। तो चलिए देखते हैं। अभी तक हमने नागरिकता तक के भाग को हमने पढ़ लिया था, भाग 2 तक हमने पढ़ाई कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार। चलिए देखते हैं। भाग 3। दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मतलब इसे जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपने संविधान में लिया गया है। दूसरा इसमें पॉइंट है, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है इसमें दोस्तों, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 का को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। मतलब संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए इसमें नोट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। 1931 में कराची अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की गई। मतलब मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? 1931 में कराची अधिवेशन में। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मतलब कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का जो प्रारूप था वो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं और किस किस अनुच्छेदों में उनका वर्णन किया गया है। तो पहला है समता या समानता का अधिकार। इसका अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णन किया गया है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णन किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका 25 से 28 अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन 29 और 30 अनुच्छेद में किया गया है। और छठा जो मौलिक अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो छात्रों, अब हम पढ़ते हैं कि सबसे पहला जो अधिकार है समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में वर्णित किया गया है, उसमें क्या क्या वर्णन किया गया है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। तो विधि के समक्ष समता, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनेगा तथा उन पर एक समान लागू होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, कानून सबके लिए एक बराबर बनेगा और सभी के बराबर ऊपर एक बराबर रूप से लागू होगा। अगला है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से निषेध। राज्य द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात इन सभी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ जो राज्य है वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो अगला देखते हैं इसमें क्या है। अनुच्छेद 16 देखते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। तो इसमें राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समानता होगी। अपवाद है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इनको विशेष आरक्षण देके रखा गया संविधान में, इसलिए ये अपवाद स्वरूप है। बाकी लोक नियोजन के विषय में सभी को एक बराबर अफसर की समानता होगी। अगला पॉइंट हम इसमें देखते हैं अनुच्छेद 17, जिसके अंदर बताया गया अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। मतलब अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। मतलब यदि कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता करता है तो इसे एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत।
तो उपाधियों का अंत इसमें क्या है, सेना या विधा विधा संबंधी सम्मान के सिवाय, मतलब सेना या किसी विधा से संबंधित, कला से संबंधित आपको पुरस्कार के अलावा यदि कोई भी उपाधि राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब ये सेना और विधा, मतलब आप कौन से कला से उसे हैं, कला और सेना के सम्मान के अलावा और कोई भी उपाधि राज्य सरकार नहीं देगी। और दूसरा इसमें क्या है कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब भारत का कोई व्यक्ति है वह किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की अनुमति कोई उपाधि नहीं स्वीकार कर सकता। मतलब कोई भी देश यदि अवार्ड देते हैं किसी व्यक्ति को तो उससे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वह उसे स्वीकार करेगा। तो ये था हमारा समता का अधिकार या समानता का अधिकार। इसके अंदर अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक वर्णन किया गया है। अब चलिए देखते हैं दूसरे अधिकार के रूप में। दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बच गया था जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। मतलब जो उपाधियों का अंत 18 के तहत किया गया है उसके तहत ही जो सेना के पुरस्कार हैं या कलात्मक पुरस्कार, भारत रत्न है, पद्म विभूषण है जो भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सभी जो पुरस्कार हैं अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा अधिकार जो स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है उसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 19 से इसमें वर्णन किया गया। तो अनुच्छेद 19 में क्या वर्णन है, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। चलिए अब देख लेते हैं तो कौन से 6 तरह के अधिकार हैं जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें पहला है अनुच्छेद 19A बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा है इसमें अनुच्छेद 19B, इसमें शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। तीसरा इसमें है अनुच्छेद 19C जिसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है। चौथा है इसमें अनुच्छेद 19D जिसमें देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। इसमें है 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता है। ये जो लिखा है ये पॉइंट अब ये हट चुका है, हम यहाँ पास मिटा देते हैं। छठवां है अनुच्छेद 19G जो कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता है भारत में। तो ये स्वतंत्रता के बारे में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है संविधान के अंदर। अगला है प्रेस स्वतंत्रता का वर्णन 19A में ही है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 में दिया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। पहला स्वतंत्रता क्या है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। मतलब कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है तो उसे एक बार ही उस अपराध के लिए सजा मिलेगी। दूसरा है इसमें अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले या बाद में बनने वाले कानून के तहत। अर्थात अपराध जब वो व्यक्ति अपराध करेगा उस समय जो कानून लागू रहा होगा उसी के अनुसार उसको दंड प्राप्त होगा। तीसरा इसमें पॉइंट, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कोई भी। अगला अनुच्छेद देते हैं अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब उसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। अब इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में हैं।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए उत्तरदायी है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 19A 19 का। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। मतलब 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 21 का में। यह है 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो पहली स्वतंत्रता क्या की गई इसमें, हिरासत में लेने के कारण बताना होगा। मतलब हिरासत में लेने से पहले पुलिस उसको कारण बताएगी कि आप किस लिए हिरासत में लिया जा रहा है। फिर दूसरा उसमें जो है 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना। मतलब उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर। तीसरा इसमें है उसे अपने पसंद के वकील को सलाह लेने का अधिकार होगा। मतलब वह जिसे चाहेगा उस वकील का उसे सलाह लेने मशवरा करने का अधिकार होगा। अगला इसमें है निवारक निरोध। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4 और 5 तथा 6 में तत्संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व भी गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं वरन उसे अपराध से करने से रोकना है। वस्तः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने और भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है, जबकि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी भी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जा सकता है। तब किस किस कारण में निवारक निरोधक कानून लागू होगा। पहला, सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। अगला इसमें पॉइंट देखते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार के निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। तीसरा है इसमें पॉइंट, निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्येदन करने के शीघ्रातिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। अब इसमें देखते हैं अगला जो है निवारक निरोध से संबंधित अब तक में बनाई गई विधियाँ। तो निवारक निरोधक संबंधित कौन कौन सी विधियाँ अभी तक भारतीय संसद द्वारा बनाई गई हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहली विधि है निवारक निरोधक अधिनियम 1950। भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 ईस्वी को पहला निवारक निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 MISA। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में यह समाप्त हो गया। तीसरा इसमें है विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोधक अधिनियम 1974। पहले इसे तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को अध्यादेश द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। चौथा है इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों पर लागू है, पर अब ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। पांचवा देखते हैं इसमें आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों का निरोधक कानून टाडा। तो टाडा में क्या है,
निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें सबसे अधिक प्रभावी, सबसे सर्वाधिक कठोर कानून है। यह 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया था। अब अगला देखते हैं छठवां। छठवां कानून है पोटो। तो इसमें देखते हैं क्या है। यह 2001 में लाया, इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती है। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह तक हो सकती है। वो पोटो जो है, पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा हो गया और 21 सितंबर 2004 को इसे अध्यादेश द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अगला इसमें देखते हैं तीसरा जो स्वतंत्र अधिकार थे, हमारे 6 अधिकार मिले हैं हमको, उनमें से तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इसमें दिया गया है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो इसके अंतर्गत इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया। मतलब जो बेगारी प्रथा थी या किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर बनाकर उसको जबरदस्ती काम कराया जाता है, उसको रोकने के लिए यह शोषण के विरुद्ध अधिकार सम्मिलित किया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। मतलब इसका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। इसमें क्या है, नोट, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। मतलब इस कानून में सिर्फ इतनी छूट दी गई कि राष्ट्रीय सेवा करने के लिए जरूरत पड़ने पर किसी भी नागरिक को बाध्य कर सकती सरकार। तो आगे देखते हैं अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 में क्या वर्णन किया गया है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब 14 वर्ष से कम के आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने या खानों या अन्य किसी जोखिम भरे स्थान पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को। चौथा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या है, अनुच्छेद 25, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता इसमें प्रदान की गई। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 26 में। तो व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण करने की विधि, सम्मत संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 26 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 27 क्या है, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई है। चलिए अब आगे अनुच्छेद 28 को देखते हैं। अनुच्छेद 28 में दिया गया, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब राज्य विधि से जो भी संस्थान शिक्षा के लिए खोले जाएंगे, सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज, उनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश देने को बलात् सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मतलब किसी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी भी धार्मिक अनुष्ठान और धर्मोपदेश में शामिल नहीं कर सकती कोई भी संस्था। अगला पॉइंट है, इसमें देखते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 5वां अधिकार है। इसमें है अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 में क्या क्या वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 29 में देखते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। मतलब कोई भी अल्पसंख्यक जो है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है
और केवल भाषा, जाति या धर्म या संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। अगला इसमें नोट क्या दिया गया है, वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। मतलब इनको समुचित आधार, इनके विकास के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके, उसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा 15 सूत्री कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। अनुच्छेद 30 देख लेते हैं। अनुच्छेद 30 में दिया गया शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था पर चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। मतलब उसे किसी भी धार्मिक आधार पर या किसी भी आधार पर उसके साथ अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी सरकार। छठवां इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें पहला पॉइंट है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है, तो ये भीमराव अम्बेडकर का कथन है। अब इसमें देखते हैं, अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेरण और पांचवा है उत्प्रेषण है, और पांचवा जो है अधिकार प्रेक्षण लेख। अब पहला हम लोग देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो पहला पॉइंट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। मतलब किसी व्यक्ति को यदि अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है तो उसके द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिसे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। मतलब उसे एक निश्चित समय के अंदर न्यायालय में उपस्थित करना अनिवार्य होगा। दूसरा है इसमें परमादेश। परमादेश के अंतर्गत क्या कहती है न्यायालय? परमादेश है कि परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी या अपने सार्वजनिक कर्तव्य निर्वाह नहीं करता है। मतलब यदि कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तब न्यायालय यह परमादेश जारी करती है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। तीसरा देखते हैं प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध लेख होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है वो अपने से नीचे के निम्न न्यायालय और अर्ध न्यायाधिकरणों को आदेश देते हैं कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। मतलब यदि कोई मामला किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो उस पर वह न्यायालय कार्य कर रहा तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को अधिकार है वह प्रतिषेध लेख जारी कर दे। पांचवा है इसमें उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है? तो उत्प्रेषण में है इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। मतलब इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दे दिया जाएगा कि आपके पास जो लंबित मुकदमे हैं उनको अपने वरिष्ठ न्यायालयों को भेज दिया जाए, जिससे वो जल्दी सॉल्व हो जाए। पांचवा है इसमें अधिकार प्रेक्षण लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति को यदि उसको वैधानिक रूप से उस पद पर कार्य करने के लिए अधिकार नहीं, फिर भी वह उस पद का समान कार्य कर रहा है, तो न्यायालय अधिकार प्रेक्षक आदेश
के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। मतलब न्यायालय को यह अधिकार है कि वह अधिकार परीक्षा लेख भेजकर यह पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस कार्य को कर रहे हैं। तो यह रहा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में हमने देखा कि क्या क्या थे। इसमें 5 पॉइंट थे। तो अब देखते हैं आगे। चलिए अब देख लेते हैं मौलिक अधिकारों में संशोधन कब कब किया गया, उसके बारे में नज़र डाल लेते हैं। तो पहला इसमें है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो इसमें क्या किया गया, 1967 का केस है। इसमें इसके निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, जिनमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार भी शामिल किया गया था। अब अगला देखते हैं। दूसरा इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में 1967 में निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन में रोक लगा दी थी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती थी। फिर तीसरा क्या देखते हैं इसमें, 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है। फिर चौथा पॉइंट क्या है इसमें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन के विधि मान्यता प्रदान की गई अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। और इसमें 5वां पॉइंट है 42वें संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत किया नहीं जा सकता है। मतलब यदि संवैधानिक इसमें कुछ भाग जोड़ दिए गए 1976 में अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 में कि जो भी संशोधन होगा उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो 1980 के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन को पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। मतलब जो भी संशोधन होगा मूल अधिकारों में उस पर न्यायालय कोई प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। न्यायालय में संशोधन को जो 42वें संविधान संशोधन में वर्णन किया गया था 1976 में, वह मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के निर्णय में इसे निरस्त कर दिया गया। मतलब जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं प्रदान की गई थी 42वें संविधान संशोधन में, वह अब जो है न्यायालय को यह अधिकार दे दिया गया कि वह किसी भी संशोधन में मौलिक अधिकार पर किए गए किसी भी संशोधन को अपने विचार में ला सकती है और उसके ऊपर पुनरावलोकन करने की शक्ति उसको प्रदान कर दी गई है। चलिए दोस्तों, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम मिलते हैं नीति निर्देशक तत्वों के साथ और भाग 4 के साथ। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है, तो उसके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग खुश रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जय हिंद।